हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विक्ट्री स्टडी सेंटर। आज आप क्लास 12 के यूनिट 2 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है उत्परिवर्तन, जिसे हम म्यूटेशन के नाम से भी जानते हैं। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। एग्ज़ाम में आपके क्लास 12 के एग्ज़ाम है, नीट के एग्ज़ाम है, हर एग्ज़ाम में ये लगभग प्रत्येक बार कुछ न कुछ क्वेश्चन इससे ज़रूर आते हैं, चाहे शॉर्ट में हो या लॉन्ग में हो, है ना। तो आइए हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ते हैं, जिसका नाम है म्यूटेशन। सबसे पहले म्यूटेशन की बात करें हम, ये शब्द किसने दिया, कब दिया, किस पौधे को देखा, ये सारी बातों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपने नाम तो सुना होगा कि ह्यूगो ड्यूरिच एक मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल को पुनः खोज, उनकी जो वर्ग था उनको पुनः खोज करने में काफ़ी भूमिका निभाए थे और ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्य को पालन करते हुए उन्होंने तीनों वैज्ञानिक मिलके मेंडल को आगे बढ़ाए थे। उसी में से एक थे ह्यूगो ड्यूरिच। उन्होंने ही सर्वप्रथम 1901 में म्यूटेशन का नाम दिया था और उन्होंने इवनिंग प्रिमरोज, एक फ्लावर होता है पीला पीला टाइप का, हल्का पीला होता है ना, उसी में अनेकों, है ना, म्यूटेशन को देखा था। अब आप बार बार म्यूटेशन 2 बार आ चुका है, म्यूटेशन अभी आप क्या है अभी तक समझ नहीं रहे हैं, तो आइए म्यूटेशन को जानते हैं। इस देखते हैं यहाँ पे है परिभाषा के रूप में क्या है, परिवर्तन वह प्रक्रिया है जो डीएनए क्रम में बदलाव ला देता है और इसी के परिणाम स्वरूप फेनोटाइपिक और जीनोटाइपिक अनुपात में क्या करता है, परिवर्तन आ जाता है। प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। उम्मीद है समझ गए होंगे। तो अब देखिए, आप एग्जाम्पल से इसको समझिए, उसके बाद इसको देखेंगे कि उत्परिवर्तन क्यों होता है, क्या कारण है, उत्परिवर्तन होने के क्या कारण है, उसको देखेंगे। उसके पहले परिभाषा को और अच्छी तरह से समझिए। जैसे मान लीजिए ये एक मानव का सेल है, ठीक है। अब सेल में क्या है, एक न्यूक्लियस भी है ना, मध्य साइड में रहता है ना। अब न्यूक्लियस है, इसमें बहुत सारे क्या है, क्रोमोसोम। ये क्या है, क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम संख्या मानव में 46 होता है, या इसको कहेंगे 23 पेयर्स, है ना, मैंने 23 जोड़ा कहेंगे। ये डिप्लॉयड हुआ, ये हिप्लॉयड हुआ, है ना, इसमें जोड़ा नहीं होता है 2n, तो ये हिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड समझते होंगे, 2n हो गया डिप्लॉयड और हिप्लॉयड सिर्फ n होता है। तो चलिए, ये जो क्रोमोसोम हुआ इतना सा होता है। अब ये इसमें जो गुणसूत्र है, गुणसूत्र के ऊपर क्या रहता है ना, इसके ऊपर क्या है ना, गुणसूत्र में क्या है, क्या क्या किसका किसका बना होता है, ये डीएनए इसमें रहता है ना, इसमें प्रोटीन रहता है, डीएनए प्रोटीन रहता है, ठीक है। अब जो है इसी पे क्या है, अब यहीं पे समझ सकते हो, ये जो है इसी में क्या है, ये इसको ले या इसको ले, ठीक है, किसी ले सकते हैं। अब यहाँ डीएनए है, तो डीएनए के छोटे छोटे खंड जो होते हैं ना, अब उसको जीन बोलते हैं। अब जी, जैसे मान लो ये डीएनए यहाँ पे, इसी पे जो है ना डीएनए छोटे छोटे खंड, यहाँ पे मान लो छोटे छोटे खंड क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। मीन्स कहाँ, जो जहाँ डीएनए बना हुआ, तो डीएनए के ऊपर जो छोटे छोटे खंड होते हैं ना, भाग होते हैं, उसे क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। अब जीन जो बना है इसमें आरएनए से, है ना, आरएनए से। आरएनए कितने प्रकार होते हैं जानते हैं, आरएनए, एम, टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए। तो ये कहने मतलब ये है, ये सब भाग देखा, तो ये सब परिवर्तन। आप मान लो कि एक शॉर्ट में अगर परिभाषा दे सकते हैं उत्परिवर्तन की, देखिए जो केंद्रक ये है, कोई सेल्स है, सेल्स के केंद्रक में जितने परिवर्तन आपको देखने को मिलता है सब क्या कहलाता है, यही उत्परिवर्तन कहलाता है।
इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए। अब हम बात करते हैं उत्परिवर्तन होता क्यों है। देखते हैं उत्परिवर्तन के कारण, काउज ऑफ म्यूटेशन। अब म्यूटेशन किसके बदौलत होता है, म्यूटेशन को कौन कौन इसको उत्प्रेरित करता है, होने के लिए मजबूर करता है, उस चीज को इसके अंतर्गत हम देखते हैं। तो उत्परिवर्तन कायम करने वाले जो भी कारक होंगे उसे हम म्यूटाजेंस कहेंगे। अब म्यूटाजेंस क्या हुआ, उत्परिवर्तन कायम करने वाले कारक को म्यूटाजेंस कहते हैं। तो जो कारक होता है वह म्यूटाजेंस कहलाता है। तो दो प्रकार के म्यूटाजेंस होता है, दो तरह से कारक देखने को मिलते हैं। उसी कारक के बदौलत हम अब म्यूटाजेंस को दो तरह से पढ़ते हैं, दो फैक्टर तरह से पढ़ते हैं। तो देखिए क्या है, म्यूटाजेंस कहते हैं जो दो प्रकार का होता है। तो कैसे, तो पहला फिजिकल म्यूटाजेंस और केमिकल म्यूटाजेंस। अब किसी व्यक्ति को मारपीट झगड़ा लड़ाई होता है तो कोई फिजिकल हाथ पैर से मारता है, कोई दिमाग से मारता है ना, कोई अंदर का चोट पहुंचाता है, कोई बाहरी चोट पहुंचाता है। ठीक उसी प्रकार से आप इसको समझोगे तो फिजिकल म्यूटाजेंस और केमिकल म्यूटाजेंस, केमिकल अंदरूनी रिएक्शन है और ये क्या है, फिजिकल बाहरी रिएक्शन है। तो बाहरी रिएक्शन के अंतर्गत क्या है, जितने भी अल्फा रेज, सुपर पावर रेज जो किरणें होती हैं, अल्फा रेज, अल्फा बीटा गामा, है ना, ये जो अल्फा बीटा गामा किरणें हैं, ये तीनों किरणें हो गई, एक्स किरणें हो गई, अल्ट्रा वायलेट जो किरणें होती हैं, जितनी भी ये सब चीजें होती हैं, सब म्यूटाजेंस को, है ना, म्यूटाजेंस का कार्य करता है। मीन्स म्यूटेशन को होने में ये प्रेरित करता है ना, जिसके कारण से म्यूटेशन हो जाता है। कभी आप देखे होंगे कि सूरज की रोशनी से स्किन कैंसर हो जाता है। अब वही म्यूटेशन वहां हो गया, क्योंकि उसके चेहरे में परिवर्तन, क्या कहते हैं, बॉडी स्किन परिवर्तन, उसके बाद स्किन सेल बना हुआ है, अब सेल परिवर्तन होगा। मैंने कहा जितने भी हैं जो सेल्स के अंतर्गत केंद्रक है, उसके अंतर्गत जितने भी परिवर्तन देखने को मिलता है वही म्यूटेशन होता है। अब सेल में तो कैंसर सेल बन गया, पहले नॉर्मल सेल था, अब कैंसर सेल बन गया, है ना, ये इस रेज के कारण तो परिवर्तन आ गया, है ना, उसकी रोशनी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाया, चेंजिंग कर दिया। ये भी एक तरह म्यूटेशन हुआ, जो स्किन कैंसर स्किन कैंसर इसी वजह से होता है। ठीक है, तो ऐसे आप समझ सकते हो। तो ये जो अल्फा रे, अल्फा बीटा गामा, अल्ट्रा वायलेट किरणें जितने भी हैं, ये सभी क्या है, फिजिकल म्यूटाजेंस का काम करता है। इसके अंतर्गत हम इसको रखते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि केमिकल म्यूटाजेंस। अब ऐसी चोट, ऐसी पिटाई जो अंदर हो, है ना, जो कोई आसपास से लोग दिखाई नहीं पड़ता है, तो देखिए, है ना, दिखाई तो ये बाहरी चीज है, स्किन पे होगा दिखाई पड़ेगा। अब इसमें क्या है, मस्टर्ड गैसें हैं, नाइट्रस एसिड है ना, कॉल्किशीन फॉर्मल्डिहाइड है, पेरोक्साइड है, फिनॉल है। ये परिवर्तन किस तरह करता है जल्दी समझ में नहीं आती है ना, अंदरूनी परिवर्तन होती है। ये सारे जो गैस है धीरे धीरे करके हमारे बॉडी में, है ना, परिवर्तन करता है, और कुछ न कुछ क्रोमोसोम में हो या डीएनए में हो, गुणसूत्र में हो, कुछ न कुछ परिवर्तन जो करता है ना, ये सब उसको उकसाता है और ये करने में मदद करता है। मीन्स म्यूटाजेंस का कार्य ये भी करता है। ठीक है, तो इतने सारे देख लिए आप केमिकल, है ना। आप लगातार इसको भी ले सकते हो, अगर ये दो पार्ट नहीं करेंगे, लेकिन दो पार्ट कर दे तो ये होता है कि फिजिकल के अंतर्गत ये हुआ, केमिकल म्यूटाजेंस के अंतर्गत ये हुआ। तो दोनों में अलग अलग भाग भी हो गया, जानकारी हो गया, और दोनों में लाभ कर देंगे तो ये हो गया काउज ऑफ म्यूटेशन हो गया। अब हम आगे जो पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे म्यूटेशन के प्रकार, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। तो सबसे पहला म्यूटेशन जो आता है वो जीनोमेटिक उत्परिवर्तन आता है, दूसरा है क्रोमोसोमल एबरेशन, तीसरा है जीन म्यूटेशन। तो जीनोमेटिक उत्परिवर्तन, गुणसूत्र विचलन और जीन उत्परिवर्तन, जिसको आज के वीडियो में हम फर्स्ट और सेकेंड को कवर करेंगे। और तीसरा जो है ये टॉपिक आपको नेक्स्ट अध्याय में बताएंगे। इसके पहले डीएनए, आरएनए, जेनेटिक्स डिसऑर्डर, बहुत सारी चीज़ पढ़ेंगे,
उसके बाद इस चीज को पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी, क्योंकि सिस्टेमेटिक ढंग से ये रहेगा। पहले जीनोमेट्रिक उत्परिवर्तन जो क्या होता है, तो उसमें उसका दूसरा नाम है गुणसूत्र में परिवर्तन। आप देखिए परिभाषा यहां से निकाल सकते हैं कि गुणसूत्र में परिवर्तन, गुणसूत्र में अगर परिवर्तन हो रहा है तो उस टाइप के म्यूटेशन को हम जीनोमेट्रिक उत्परिवर्तन कहते हैं। तो ऐसा इस प्रकार ऐसा म्यूटेशन जिसमें गुणसूत्रों में परिवर्तन देखने को मिले, वैसे परिवर्तन को हम जीनोमेट्रिक उत्परिवर्तन बोलते हैं। अब कैसे, देखिए यहाँ पे ये दो गुणसूत्र परिवर्तन के आधार पर ये दो प्रकार का होता है, एक पॉलीपोलाइडी होता है, एक होता है एन यूपोलाइडी होता है। ठीक है, आप पॉलीपोलाइडी क्या है और एन पोलाइडी क्या है, इसको बारी बारी से देखें। तो सबसे हेप्लॉइड डिप्लॉइड आप जानते हो, हेप्लॉइड में सिंगल एन होता है, वो द्विगुणित नहीं होता है, ठीक है, वो डबल नहीं होता है। और द्विगुणित जो होता है, इतने युग्मक वगैरह सब जो है वो द्विगुणित होते हैं, तो उसमें 2n होता है। तो जब हेप्लॉइड सेट इंक्रीज जब करने लगता है, मीन्स 2 से 3 4 5 6 जब आगे आएगा, 2 से अधिक जब होना शुरू होता है, तो वो क्या कहलाएगा, वो पॉलीपोलाइडी कहलाएगा, क्योंकि पॉली मीन्स अनेक होता है। ठीक है, देखिए जैसे 2n प्लस n, मान लीजिए द्विगुणित जो भी है उसमें एक n मीन्स एक जो गुणसूत्र अगर बढ़ गया, n पर नंबर एक संख्या बढ़ गई तो 3n हो गया, तो वो ट्रिपलॉइड कहलाएगा। 2n एक है, फिर उसमें 2n अगर गुणसूत्र की संख्या नंबर गुणसूत्र के नंबर अगर 2 बढ़ गया तो वहां 2 2 4n हो गया, तो वो टेट्राप्लॉइड कहलाएगा। ठीक है, 3n बढ़ जाएगा, 3 2 5 5n हो जाएगा तो पेंटाप्लॉइड कहलाएगा। इस तरह से हेक्सा सब आगे बढ़ते रहता है, उस तरह से ये होते रहता है। जब 2n में बढ़ोतरी होती है तो वो इस प्रकार होता है। और इस प्रकार का जो गुणसूत्र की बढ़ोतरी होती है वो इंसानों में नहीं होती है, ये अक्सर होती है केला, आलू, अमेरिकन कपास आदि में, पेड़ पौधों में देखने को मिलता है। तो जीनोमेट्रिक उत्परिवर्तन जो होता है, आप इतना जानिए जीनोमेट्रिक उत्परिवर्तन किसमें होता है, तो पेड़ पौधों में होता है, कपास है, केला है ना, और एक आलू है, इस सब में देखने को मिलता है, जिसमें 2 से अधिक गुणसूत्र की बढ़ोतरी होती है। तो ये आपका हो गया पॉलीपोलाइडी। ठीक है, हिंदी में दोनों में मैं जानकारी आपको दे दिया, आप लिख सकते हो जिसमें हो। अब बात करते हैं दूसरे इसके जीनोमेट्रिक के दूसरे प्रकार की ओर, तो इसका नाम है एन यू, है ना, एन यूपोलाइडी। एन यूपोलाइडी क्या होता है, देखो यहाँ पे इससे समझिए, इसमें क्या है, लॉस और गेन ऑफ 1 और फ्यू क्रोमोसोम। ऐसा एक है जिसमें एक गुणसूत्र की बढ़ोतरी होती है या लॉस होगा, एक गुणसूत्र इसमें बढ़ेगा या घटेगा, कभी कभी एक से अधिक भी घटता बढ़ता है। ऐसे क्रोमोसोम जो घटे बढ़े, एक बढ़े, तो इस प्रकार का जो उत्परिवर्तन होगा उसको हम बोलेंगे एन यूपोलाइडी टाइप का जीनोमेट्रिक उत्परिवर्तन, क्योंकि इसी का अंतर्गत ये आता है। समझ गए, एक घटे या एक बढ़े या कभी कभी एक से अधिक भी घटे बढ़े, तो ऐसा अगर होगा तो एन यूपोलाइड, है ना, यूपोलाइडी कहलाएगा। ये 3 प्रकार का होता है, इसमें परिवर्तन के आधार पर इसको 3 प्रकार से बांटा गया। किसको, एन पोलाइडी को, है यूपोलाइडी को 3 भागों में बांटा गया है, मोनोसोमिक, यूनिसोमिक और ट्राइसोमिक। ठीक है, ये सब नाम आगे काम आपको आएगा, आने वाले जो आगे वीडियो जो पढ़ेंगे इसमें काम आएगा। देखिए अभी क्या क्या है। तो पहला जो मोनोसोमिक प्रकार का जो एन पोलाइडी होता है वो क्या होता है, लॉस ऑफ 1 क्रोमोसोम इज कॉल्ड मोनोसोमी। अगर गुणसूत्र में एक क्रोमोसोम की कमी हो गई तो उस वैसे चेंजिंग को, वैसे म्यूटेशन को हम क्या बोलेंगे, एन यूपोलाइडी टाइप का जीनोमेट्रिक उत्परिवर्तन। एग्जाम्पल उसका है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, एक बीमारी है, डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर बीमारी इसको हम इसलिए नहीं कहेंगे, बीमारी डिजीज जो सभी आ जाता है, डिसऑर्डर विकार सब आ जाते हैं, लेकिन आप इसको थोड़ा जान लो। सिंड्रोम क्या हुआ, सिंड्रोम कोई भी जब गुणसूत्र से संबंधित समस्याएं जब आ जाती हैं, गुणसूत्र में जो घट बढ़ जाने के कारण जो समस्या उत्पन्न हो जाती है इंसानों में, उसको हम सिंड्रोम के नाम से बोलते हैं। और टर्नर सिंड्रोम क्या है, ये महिलाओं का बांझपन
का संकेत है। महिलाओं में बांझपन इस कमी के कारण आता है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या एक घट जाती है। मैंने कहा ना एक लॉस होगा तो मोनोसोमी कहलाएगा। तो मोनोसोमी के कारण जो है टर्नर सिंड्रोम होता है। और टर्नर्स नाम की एक लेडीज डॉक्टर थी जिन्होंने इसकी खोज है ना किया था, इस बीमारी की पहचान किया था कि इसी कारण से महिलाओं में जो बांझपन आता है, जिसके कारण से वो माँ नहीं बन पाती है, क्योंकि एक गुणसूत्र इसमें कम हो जाती है ना, इसी के कारण है ना। तो वो किसके कारण? तो मोनोसोमी के कारण। इसकी डिटेल्स और पढ़ेंगे हम नेक्स्ट आगे, जो हम डिसऑर्डर पर जेनेटिक्स डिसऑर्डर पढ़ेंगे उसमें इसकी चर्चा हम करेंगे 1 बाय 1 करके। तो अभी इसका एग्जाम्पल हुआ मोनोसोमिक प्रकार का जो ये एनिप्लॉइडी हुआ, उसमें एक लॉस हो गया क्रोमोसोम का, जिसका एग्जाम्पल हुआ टर्नर सिंड्रोम। 46 गुणसूत्र है, एक घटा 45 बच गया। ठीक है, आगे हम बात करें यूनिसोमिक का। एक दूसरा टाइप है यूनिसोमिक, ये एनिप्लॉइडी के दूसरे पार्ट्स हैं। यूनिसोमिक, इसमें क्या होता है? इसमें 2 क्रोमोसोम की कमी हो जाती है। 2 क्रोमोसोम का लॉस अगर हो जाएगा तो इस प्रकार के जो म्यूटेशन होगा उसको हम बोलेंगे यूनिसोमिक प्रकार का म्यूटेशन, है ना। यूनिसोमिक एनिप्लॉइडी टाइप का जीनोटाइपिक उत्परिवर्तन। ठीक है, इतने यहाँ से यहाँ लंबा कर सकते हैं। तो जैसे इसका एग्जाम्पल है सुपर मादा। तीसरा आता है ट्राइसोमिक प्रकार का। ट्राइसोमिक प्रकार का जो एनिप्लॉइडी होगा उसमें क्या होता है? अभी तक हमने देखा था इसमें भी लॉस 1 का हुआ, इसमें लॉस 2 का हुआ। अब तो बेनिफिट होना चाहिए, कुछ गेन वाला बात होना चाहिए, क्योंकि परिभाषा में लिखा हुआ है लॉस और गेन की बात हो तो वहां पे एनिप्लॉइडी कहलाएगा। तो जैसे देखिए ट्राइसोमिक, इसमें क्या होता है कि गेन ऑफ 1 क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम इसमें बढ़ जाएगा तो उसको बोलेंगे ट्राइसोमिक। ट्राइसोमिक बढ़ेगा तो क्या होगा? इसके एग्जांपल है डाउन सिंड्रोम्स और क्लाइनफेल्टर्स भी होता है। डाउन सिंड्रोम बच्चों में देखा जाता है ना, बच्चों में देखने को मिलता है। इसमें सिर बड़ा होगा, म्यूजिक का काफी शौक होगा, ये हेड जो है ये भी चकटा होगा, अंगूठा ठूट टाइप का होगा। बहुत सारे इसके लक्षण है, मैं इसके स्पेशली टाइप से बताऊंगा जब है ना इसकी चर्चा जब चलेगी। अभी तो एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, इसका स्पेशली डिजीज पढ़ेंगे हम तो इसकी बात आएगी तो मैं बताऊंगा। और क्लाइन दूसरा एग्जाम्पल है लिखा हूँ क्लाइनफेल्टर्स। क्लाइनफेल्टर्स क्या होता है? पुरुष नपुंसकता वाला, है ना, जिसमें पुरुष की संख्या जो है ना, ये क्रोमोसोम संख्या जो 46 होती है उसमें एक बढ़ जाएगा तो 47 हो जाएगा। इसमें मादाओं का जो है औरत का गुण लक्षण जो उसमें आ जाता है। ट्रेंड वगैरह सब में जो आप देखने को मिलता होगा, छक्का जिसको बोलते हैं, है ना, विंच बोलते हैं इसको, है ना, वही इसका एग्जाम्पल है। उसमें भी एक क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाती है तो 47 हो जाती है। तो ये एग्जाम्पल जो है ट्राइसोमिक एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम है और क्लाइनफेल्टर्स है। ठीक है, तो आज आप अभी आपने जीनोमेटिक उत्परिवर्तन को देखा। अब इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके आगे मैं आपको बताता हूँ क्रोमोसोमल एबेरेशन के बारे में। और म्यूटेशन के दूसरे प्रकार को देखते हैं, इसका नाम है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन होता क्या है, आप इसको देखें समझें। क्रोमोसोम सेम बट स्ट्रक्चर प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या होगा? क्रोमोसोम 46 ही रहेगा, लेकिन उसके संरचनाएं बनावट जो होती है वो डिफरेंट टाइप का हो जाएगा। उसमें आकार में, संरचना और आकार में जो है ना कुछ चेंजिंग हो जाएगी। तो उस प्रकार के जो म्यूटेशन जो होता है ना उसको बोलते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन, क्योंकि क्रोमोसोम में ये घट बढ़ जाएगा। ठीक है, उसी को बोलते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन के अंतर्गत ये आएगा। इसमें क्रोमोसोम सेम बट स्ट्रक्चर प्रॉब्लम होगी। मीन्स क्या? तो इसमें क्रोमोसोम घटेगा बढ़ेगा नहीं, क्रोमोसोम सेम रहेगा लेकिन इसका स्ट्रक्चर में जो है ना ऊपर नीचा हो जाएगा। तो उसको हम बोलेंगे क्रोमोसोमल म्यूटेशन। जैसे देखिए क्रोमोसोम म्यूटेशन जो है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है आप यहाँ देख रहे हैं इंट्रा क्रोमोसोमल, एक होता है इंटर क्रोमोसोमल। इंटर 2 में डिफरेंट है, किसी में 2 में भिन्नता यहाँ होगा। यहाँ इंट्रा अपने अंदर ही इसमें है ना क्या कहते हैं समस्या उत्पन्न होगी, एक में ही होगा। ठीक है, जैसे देखिए जब एक ही क्रोमोसोम के संरचना आकार में परिवर्तन होता है तो उसको बोलते हैं इंट्रा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ये इंट्रा क्रोमोसोमल क्या कहते हैं इंट्रा क्रोमोसोमल। अब इसको बढ़ते हैं, जब एक ही क्रोमोसोम के संरचना और आकार में परिवर्तन होता है उसे बोलते हैं इंट्रा क्रोमोसोमल म्यूटेशन के नाम से हम जानते हैं। तो इसमें क्या है? एक ही में इसके अब एक ही क्रोमोसोम में जब ये परिवर्तन होगा उसके आकार और संरचना में,
तो उसके आधार पर जब देखते हैं तो ये भी 3 प्रकार से परिवर्तन होता है। सेम में अपने आप में सिंगल में जो है खुद में जो परिवर्तन होगा, एक में ही परिवर्तन, एक क्रोमोसोम में जो परिवर्तन होता है वो भी 3 तरह से होता है। अब तीनों क्या क्या है? डिफिशियंसी एक होता है, एक डिलीशन होता है, एक तीसरा इन्वेंशन होता है। तो पहला यहाँ पे नाम है ना डिफिशियंसी, दूसरा नाम है डिलीशन और तीसरा है इन्वेंशन। ठीक है, तो इसको देखिए तीनों को। डिफिशियंसी क्या होता है इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम को मैं एक ऐसे ही बनावटी बना लिया फिगर। क्रोमोसोम अलग पर आकार के होते हैं, समझाने के लिए सिर्फ मैं सिंबॉलिक से बनाया हूँ। ठीक है, क्रोमोसोम आप तो ऐसे करके जो बनाते हैं इस तरह से भी होता है लंबा लंबा करके। ठीक है, इस तरह के लंबा होता है क्रोमोसोम। ठीक है, ऐसे करके। तो मैं बताऊंगा क्रोमोसोम के बारे में, ये इसी टाइप से समझिए। यहाँ भी है, तत्काल मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये डिफिशियंसी क्या होता है। जैसे में क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का जो एक सीड वाला भाग यहाँ पे है, ऊपरी भाग जो है वो कट के जब अलग हो जाए, है ना, और किसी कारण से, तो म्यूटाजेंस मैंने आपको पढ़ा है ना कि मस्टर्ड गैस है, अल्फा बीटा गामा किरण है, बहुत सारे जो म्यूटाजेंस है, उसी सारे कारण अगर आपको किसी गुणसूत्र का अगर ये ऊपरी वाला भाग कट जाए तो वो कहलाएगा डिफिशियंसी कहलाएगा। जब कट है ना, जब कट के है ना सीड के अलग हो, जब कट के जब क्या, जब सीड कट के, सीड यहाँ पे लिखा नहीं है, सीड भाग, जब सीड कट के अलग हो जाए तो कहलाएगा डिफिशियंसी टाइप का जो है इंट्रा क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहलाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। ऊपरी भाग कट के ये अलग हो जाएगा तो ये कहलाएगा डिफिशियंसी। और दूसरा भाग आता है डिलेशन। डिलेशन क्या होता है? ये मध्य से कटेगा। एक क्रोमोसोम है, जब क्रोमोसोम का मध्य भाग अगर कट गया तो समझो वो डिलेशन होगा। जैसे जब बीच से टूट जाए या कट जाए तो वो डिलेशन कहलाएगा। ठीक है, डिलेशन प्रकार क्या होगा? इंट्रा क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहलाएगा। अब बात करते हैं है ना इन्वर्जन का। इन्वर्जन क्या होता है? नाम है उल्टा इसका। तो यहाँ पे इन्वर्जन उल्टा होता है। देखिए, एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम और दूसरे क्रोमोसोम पे जाके उल्टा लटक जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे गला ऐसे कटा और कट के यहाँ पे क्या दूसरा क्रोमोसोम है उसके ऊपर जाके उल्टा लटक जाएगा। जैसे देखिए ये सिरा है, ये यहाँ पे उल्टा लटक गया। अगर ऐसा होगा जब टूट के उल्टा लटक जाए, ठीक है, या इसी पे क्या हुआ, यहाँ पे टूटा उल्टा, उसी पे उल्टा हो गया, ऐसा भी हो सकता है। तो ये कहलाएगा इन्वर्सन कहलाएगा। ठीक है, दूसरे पे लटके यानी तो उसी पे है ना, एक ही क्रोमोसोम है, यहाँ पे दूसरे को मिटा दीजिए, इसी पे उल्टा लटक जाएगा। जैसे कटा और कटने के बाद जो यहाँ पे अब कटने के बाद यहाँ पे उल्टा ऐसे करके लटक गया। ठीक है, उल्टा लटक गया तो इसको ये इस प्रकार का जो क्रोमोसोम होगा है ना वो इन्वर्सन कहलाएगा। ठीक है, जब टूट के उल्टा लग जाए। ठीक है, उसी पे। तो ये आपने देख लिया। इंट्रा क्रोमोसोमल के अंतर्गत 3 प्रकार के होते हैं। तीनों प्रकार जो एक ही क्रोमोसोम में उलट पुलट करके, कभी सिर कटता है, कभी मध्य कटता है, कभी ऊपर कट के फिर उसी पे वो उल्टा होकर घूम जाता है। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन होगा, म्यूटेशन होगा, वो अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब बात करें हम यहाँ पे इंटर क्रोमोसोमल की बात। इंटर क्रोमोसोमल क्या होता है? एक से अनेक पे जाता है। ये जब एक क्रोमोसोम का भाग टूट कर दूसरे पर लग जाए, इसे नर मादा मान लीजिए, एक फीमेल एक मेल मान लीजिए, ठीक है, 2 क्रोमोसोम मान लीजिए, उसमें जब जाता है तो उसको समझाने के लिए देखिए ध्यान से, ये भी जब एक क्रोमोसोम का भाग दूसरे पर टूटता है, जाता है, टूट के दूसरे पर लग जाता है, तो उसको बोलते हैं इंटर क्रोमोसोमल। इंटर क्रोमोसोमल भी 2 प्रकार का होता है, 2 तरह से लगता है ये अलग पे। एक होता है है ना इंसर्शन, एक होता है इंसर्शन, दूसरा होता है ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन और इंसर्शन को पहले समझें। तो सबसे पहले इंसर्शन क्या होता है? जैसे मान लो कि ये एक क्रोमोसोम मादा है, एक नर है। ठीक है, अब जो मादा का जो है, जो यहाँ से क्रॉस हो गया, ये मादा का जो है सिर है कट के अगर बगल में जो नर का था उसके ऊपर चला गया। ठीक है, इसी कारण से कुछ न कुछ समस्या आती है, जो कि विकृतियां पैदा होती है, जुड़वा वगैरह करके, कभी है ना, ये सब बातें मिलेगा आपको जानकारी। तो इस प्रकार से जो होगा क्रोमोसोमल है ना, जो कभी 2 डबल मुंडी हो जाता है, डबल पैर हो जाता है, बहुत विकृतियां पैदा होती है, यही सब प्रॉब्लम के कारण वहां होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे जब ये कट के दूसरे पर अटक जाएगा, जब मान लीजिए हम मादा का सिर वाला भाग क्रोमोसोम जो आगे बढ़ने के कारण वो सिर बनता है मादा का, वो कट के क्या हुआ, पुरुष के नर का जो है नर पैदा हुआ है, नर पैदा होने वाला होगा, उसके कट के जो सिर के उसमें चले गए, नहीं होता कभी लड़का कभी लड़की, एक लड़का एक लड़की होता है, उसमें इंक्लूड हो जाता है साथ में। विकृतियाँ कई कई तरह का होता है, डबल जांग हो जाता है, डबल हाथ हो जाता है, एक है ना, बहुत सारी चीजें जो आती है। तो इन्वर्सन टाइप क्या होता है, एक का कट के दूसरे पे जाके सट जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे नर का जो भाग है, मादा का भाग जो है नर पे जाके चिपक गया सिर के ऊपर, क्या लिखा हुआ, ये क्या हुआ, एक जैसे गुणसूत्र होते हैं। तो होमोलोगस, होमो माने ऐसा हुआ, एक होमोलोगस के सिर के ऊपर लग जाना क्या इन्वर्सन कहलाता है। होमो दूसरे जैसा है, होमोलोगस, लोगस के जो सिर होता है ना, हेड, वो ऊपर लग जाना है, सिर के ऊपर लग जाना क्या कहलाता है, इंसर्शन कहलाता है। ठीक है, क्लियर। तो परिभाषा भी लिख लिया यहाँ पे, हाँ लिखा हुआ भी है, मैं आपको समझा भी दिया। अब बात आते हैं ट्रांसलोकेशन की। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि देखिए एक मादा एक नर है, ठीक है, एक मादा और नर है। मादा का सिर कट गया, सिर कटने के बाद अपने जो बगल में पुरुष का फीमेल पार्टनर, मेल पार्टनर था, उस पर नहीं जाके एक तीसरे व्यक्ति के जाके ऊपर सट जाता है। मीन्स अब शक संदेह वाला दृष्टि यहाँ आता है, ये वाइफ है, हस्बैंड है ना। अब हस्बैंड यहाँ सही है, इसके ऊपर ध्यान नहीं देके और उससे किसी थर्ड पर्सन पे यहाँ ध्यान दिया, एक्स्ट्रा मेल पे जो है जाके अटैच हो गया, सट गया। तो उस टाइप से जो अगर म्यूटेशन इस तरह का होगा, इस टाइप से आसानी नहीं, नर मादा नहीं है, यहाँ पे गुणसूत्र की बात मैं कर रहा हूँ, उसको मेल लेकर मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, अब वो रिलेटिव नेम समझ लेना आपको। तो ये मादा का जो है, ये सिर कट के या ऊपरी कोई भाग कट के बगल के गुणसूत्र जो नहीं होके एक तीसरा अलग एक्स्ट्रा गुणसूत्र में, जिसको कहते हैं नॉन होमोलोगस पे जाके अटैच हो जाएगा, उस प्रकार के म्यूटेशन को हम ट्रांसलोकेशन के नाम से जानते हैं। इसकी परिभाषा कैसे देंगे कि जब नॉन होमोलोगस के सिर के ऊपर जाके ये लग जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। उम्मीद है म्यूटेशन को आज आप लगभग देखें। एक जीन म्यूटेशन बचा हुआ, मैं इसके बारे में बता दिया हूँ कि नेक्स्ट अध्याय में पढ़ेंगे हम, है ना। तो अभी आज आपने म्यूटेशन को देखा, उम्मीद है अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें बना, खासकर शॉर्ट क्वेश्चन, ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत भयंकर डिपली इसमें निकला है। आप रिक्वेस्ट है आप उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में बाकी चीज़ों को तैयार कर लें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेकर आते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए गुड बाय।